हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 10 डिस्कस कर लिया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करने वाले हैं विज़न का टेस्ट 1 का। तो इसमें देखिए जो क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, वो है फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। तो देखिए जो ऑप्शंस हैं इसमें से वो जिसमें जो सही होगा वो है C, 2 and 3, यानी कि जो पहला ऑप्शन है वो गलत है, दूसरा और तीसरा सही है। देखिए ये बात सही है कि दे आर अवेलेबल अगेंस्ट द एक्शन ऑफ बोथ स्टेट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल, मतलब कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो दोनों के अगेंस्ट अवेलेबल है, जैसे कि राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी हो गया। उसी तरह ये एक तरह से जो टायरानी है, ठीक है, उसके अगेंस्ट एक चेक की तरह काम करता है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव का टायरानी हो या लेजिस्लेचर का टायरानी हो। लेकिन जो पहला ऑप्शन है वो गलत है, क्योंकि ये सैक्रोसेंट नहीं है, साथ में ये अमेंड किया जा सकता है। आपको पता है कि जब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो केशवानंद भारती का जो पूरा जजमेंट था, उसमें बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात की गई थी और उसके अगेंस्ट जाके कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं किया जा सकता, ठीक है, लेकिन विद इन दैट आप कर सकते हो। तो ये जो कैन नॉट है यहाँ पे, इसकी जगह कैन होना चाहिए, ठीक है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में है। इसका जो सही ऑप्शन है वो है C, both 1 and 2, यानी कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो दे कैन बी यूज्ड बाय द कोर्ट्स टू डिटरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ द लॉ, ये सही है। और साथ में ये इन्फोर्स किया जा सकता है बाय द पार्लियामेंट थ्रू लेजिस्लेशन। तो ये दोनों जो ऑप्शन है वो सही है, क्योंकि बेसिकली जब आप देखो अलग अलग जजमेंट, तो कई बार कोर्ट ने यूज़ किया है फंडामेंटल ड्यूटीज़ टू डिटरमाइन द जजमेंट या कॉन्स्टिट्यूशनलिटी किसी भी लॉ की। दूसरा कि अभी तक अगर आप एज अ होल देखो तो सारे लॉज जस्टिफाइबल नहीं है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के, लेकिन उनको जस्टिफाइबल बनाया जा सकता है बाय इन्फोर्सिंग, मतलब पार्लियामेंट अगर चाहे, थ्रू लेजिस्लेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 अब चलते हैं उस तरफ। तो ये इंडियन सेकुलरिज्म के बारे में है। आपको पता है कि इंडियन सेकुलरिज्म और वेस्टर्न सेकुलरिज्म में बेसिक कुछ डिफरेंस है। तो देखिए जो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा आपका वो है C, 2 ओनली, यानी कि नो सिटीजन्स कैन बी डिनाइड एंट्री इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द स्टेट ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन और कास्ट। लेकिन जो पहला और आखिरी ऑप्शन है वो गलत है, क्योंकि हमारे यहाँ जैसा जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि रिलीजन इज़ अ पर्सनल मैटर एंड देयर इज़ नो इंटरफेरेंस, ये गलत है, क्योंकि अगर स्टेट को लगे तो वो इंटरफेयर कर सकता है। उसी तरह तीसरा भी गलत है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि एवरी रिलीजियस डेनोमिनेशन हैज़ द राइट टू एस्टेब्लिश एंड मेंटेन चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन विदाउट एनी लिमिटेशन, ये गलत है, क्योंकि द फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है हमारे यहाँ वो एब्सोल्यूट नहीं है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर सर्टेन लिमिटेशन, और उसमें ये भी कहा गया है कि एवरी रिलीजियस डेनोमिनेशन हैज़ द राइट टू एस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन ऑफ रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस, बट दिस इज़ सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन ऑफ पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी एंड हेल्थ। तो ये जो रिस्ट्रिक्शन है आपका ऑर्डर, मॉरलिटी और साथ में हेल्थ का, वो आपको ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 अगर आप देखो तो ये है बेसिकली डिस्प्यूट्स या कन्फ्लिक्ट्स जो हो चुके हैं फंडामेंटल राइट्स एंड DPSP पे। तो आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा जजमेंट रिलेट करता है फंडामेंटल और DPSP रिलेटेड जजमेंट से। तो देखिए जो सही ऑप्शन है आपका वो है B, यानी कि 2 and 4, गोलकनाथ केस 1967 और मिनर्वा मिल्स केस 1980। देखिए जो ये जजमेंट है उसको अगर हम देखें तो गोलकनाथ केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पार्लियामेंट जो है वो कांट टेक अवे और एब्रिज एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स विच आर सैक्रोसेंट इन नेचर, और इस तरह से कोर्ट ने ये कहा कि फंडामेंटल राइट्स कांट बी अमेंडेड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ DPSP। उसी तरह मिनर्वा मिल्स केस में भी सुप्रीम कोर्ट हेल्ड द प्राइमेसी ऑफ DPSP ओवर फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि इससे क्या हुआ था कि जो DPSP था उसको सबऑर्डिनेट कर दिया गया था ओवर फंडामेंटल राइट्स। लेकिन एक एक्सेप्शन ये था कि इसमें फंडामेंटल राइट्स कन्फर्ड बाय आर्टिकल 14 and 19 वर एक्सेप्टेड एज सबऑर्डिनेट टू द DPSP स्पेसिफाइड अंडर आर्टिकल 39B and C। उसी तरह अगर आप मेनका गांधी केस के बारे में बात करो तो ये आपका मतलब डील करता है आर्टिकल 21 से, ठीक है, जो कि है आपका जिसमें कहा गया कि जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ विच वॉज रिप्लेस्ड बाय ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ विथ रेस्पेक्ट टू आर्टिकल 21, ठीक है। तो ये आपका मेनका गांधी केस हुआ। उसी तरह IR कोहेलो केस आपका 9 शेड्यूल से
रिलेट करता है। अब क्वेश्चन नंबर 15 अगर हम देखें तो ये है आपका आर्टिकल 12 के बारे में, जो कि आपका बात करता है कि जो स्टेट का डेफिनेशन है उसके बारे में बात की गई है। तो इसमें जो दिए हुए ऑप्शन, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा आप स्टेट के अंदर कंसिडर करोगे। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी, यानी कि 1, 2 एंड 3, 4 जो सारे ऑप्शन है वो स्टेट के अंदर आएंगे। ठीक है, चाहे वो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन हो या आपका यूनिक आइडेंटिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो आधार से रिलेट करता है, उसी तरह नीति आयोग, आरबीआई, ये सारे आपके स्टेट के अंदर आएंगे। इसी तरह अगर क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ हम चले, ये है आपका वेडल सी के बारे में, आपको बताना है इसका लोकेशन। देखिए तो ये जो है आपका अंटार्कटिका रीजन से, मतलब कि 16D से ये है वेडल सी। यहाँ पे एक जायंट फिश ब्रीडिंग कॉलोनी डिस्कवर की गई है, इसलिए ये न्यूज़ में था। उसके बाद CBC के बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कि जो ऑप्शन है उसमें से बताना है कि कौन सा सही है। तो इसका जो सही आंसर है वो है B2 ओनली, यानी कि इसके जो चेयरमैन या मेंबर्स हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं बाय द प्रेसिडेंट, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है क्योंकि ये इस्टेब्लिश विद इन 1964 बाय एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 18 अगर आप देखो तो ये है आपका आर्टिकल 32, यानी जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के बारे में बात की गई है। तो आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से सही आंसर है C, 1 एंड 3, यानी कि इट इज़ इन्वोक टू डिटरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ एनी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर और लेजिस्लेशन इफ इट डायरेक्टली इन्फ्रिंजेस एनी फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स से ये कनेक्ट करता है, ये बात सही है। और तीसरा भी ऑप्शन सही है कि ये इट इज़ अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैन नॉट बी टेकन अवे इवन बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अगर जो लेजिस्लेचर है, जो पार्लियामेंट है, अगर अमेंड करके चाहे तो इस राइट को नहीं ख़त्म कर सकती। ये ओरिजिनल राइट है और पार्लियामेंट इंटरवीन नहीं कर सकती। एक इंसान के पास, एक इंडियन सिटीजन के पास राइट है टू गो टू कोर्ट अगर उसका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है। लेकिन जो स्टेटमेंट 2 है वो गलत है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का। ये नहीं है, क्योंकि हाई कोर्ट भी के पास भी ये पावर है। क्योंकि जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स द जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज़ ओरिजिनल बट नॉट एक्सक्लूसिव। तो ये एक्सक्लूसिव जो वर्ड है ये गलत है, क्योंकि ये कंकरेंट है। ठीक है, कंकरेंट है विद द जुरिसडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226। ठीक है, तो इसलिए ये आपको समझ में आना चाहिए। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 19 है वो यूनियन टेरिटरीज़ के रीज़न, मतलब क्यों क्रिएट होता है उसके बारे में। तो देखिए हमारे देश में जो अलग अलग यूनियन टेरिटरीज़ हैं वो अलग अलग रीज़न से बने हैं, जैसे कि पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न से आपका दिल्ली और चंडीगढ़, कल्चरल डिस्टिंक्टिवनेस के कारण पुडुचेरी, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस के लिए अंडमान एंड निकोबार, और स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए आपका बना था। मतलब कि पहले ये यूनियन टेरिटरी थे, फिर बाद में स्टेट्स बन गए, जैसे मिजोरम, मणिपुर। तो देखिए जो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से सही है आपका D, 1, 2, 3, 4, यानी कि कल्चरल, स्ट्रेटेजिक, ट्राइबल पीपल इंटरेस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन, सारे रीज़न के कारण हमारे देश में यूनियन टेरिटरीज बने हैं। क्वेश्चन नंबर 20 जो है ये है फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के बारे में, जो कि आर्टिकल 19 में बात की गई है। तो देखिए जो ऑप्शन है उसमें से सही आंसर है 1, 3 एंड 4, यानी कि फ्रीडम ऑफ साइलेंस, राइट टू टेलीकास्ट और साथ में राइट टू नो अबाउट गवर्नमेंट एक्टिविटीज़। ये सारे आपके आर्टिकल 19 में मेंशन है। लेकिन जो स्टेटमेंट 2 है वो गलत है, क्योंकि राइट टू स्ट्राइक का राइट नहीं दिया गया है। ठीक है, राइट टू डेमोन्स्ट्रेट या पिकेटिंग तो है, लेकिन राइट टू स्ट्राइक नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इसलिए ये आपका गलत होगा। तो आई होप आपको जो क्वेश्चन है मैं जो डिस्कस कर रही हूँ वो समझ में आ रहा है और अच्छा लग रहा है मेरा वीडियो। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।